क्या हुआ। आप लोग एक साथ अगर मार्क कर देते हो ना 10 का आंसर, 11 का एंड 12 का, फिर पोस्ट करो ताकि मुझे आइडिया हो कि तीनों एमसीक्यूज में से आपके कौन से क्लियर होगा। वन मिनट पर एमसीक्यू। ए ए ए एन हीरा ने आंसर कर दिया है और भी एक हाँ आंसर हाँ आया है। वी आर वेटिंग फॉर मोर रिप्लाई। एक और करते हैं तो फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। राइट दायरा, ठीक है। सो अगर हम बात करें 10th एमसीक्यू की, सर्टोली सेल्स जो है वो इनहिबिन की सिंथेसिस करते हैं जो कि नेगेटिव फीडबैक से एफएसएच को स्टॉप कर रहा होता है, ठीक है। और टेस्टोस्टेरोन की सिंथेसिस कहाँ होती है, जल्दी से मुझे बता दो। ये कहाँ होता है टेस्टोस्टेरोन की सिंथेसिस? कोई भी एक चैट बॉक्स में बता दें या अनम्यूट करके अपने आप को बता दें। रेटिंग में, ओके गुड। एरोमेटाइजेशन कहाँ होती है टेस्टोस्टेरोन की? और एरोमेटाइजेशन से बनता भी क्या है ये भी बता दो। कहाँ होती है एरोमेटाइजेशन और क्या बनता है? नहीं, हम ऑर्गेनील्स के हिसाब से नहीं पूछ रहे हैं ना, ठीक है। लाइजोसोम्स में, अच्छा। एरोमेटाइजेशन होती कहाँ है और जो है कौन से सेल्स में होती है? जैसे आपने बताया ना कि टेस्टोस्टेरोन लेडिंग सेल्स में बन रहा है, ठीक है। ऐसे एरोमेटाइजेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन कहाँ हो रही है और उससे क्या बन रहा है? जी, एनीवन? सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स में। एरोमेटाइजेशन से बनता क्या है पहले, चलो ये बता दो। जो पानी फंक्शन सर्टोली सेल में लीड करते हैं नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल द फॉलिक एक्टिवेटिंग हार्मोन। अटेंड करा ये तो। सही। अब ये देखो एरोमेटाइज, यस, एस्ट्राडायोल बनता है तो कहाँ होनी चाहिए? ईस्ट्रोजन बन रहा है, कहाँ होती है एरोमेटाइजेशन? एरोमेटेज एंजाइम है ओवरीज में, ठीक है। और स्पेसिफिकली हम बात करें तो कहाँ पर? ग्रैन्युलोसा सेल में, ठीक है। ठीक है, तो बेसिकली ओवरीज में किस तरह से हो रहा होता है? ओवरीज में थीटा सेल्स होते हैं और ग्रैन्युलोसा सेल्स होते हैं। थीटा से याद रखो, टी से टेस्टोस्टेरोन, वो टेस्टोस्टेरोन बनाते हैं, ठीक है। और टेस्टोस्टेरोन से ईस्ट्रोजन बनता है, कल भी हमने डिस्कस किया था। ये इससे ही रिलेटेड है। देखो टेस्टोस्टेरोन था 19 कार्बन, ठीक है, एंड देन 18 कार्बन जो है ईस्ट्रोजन था, ठीक है। सो थीटा सेल में टेस्टोस्टेरोन बना है, टी से याद रखो। और फिर ये टेस्टोस्टेरोन ग्रैन्युलोसा सेल में जाता है और वहां पे एरोमेटेज एंजाइम होता है, ठीक है। और एरोमेटेज से जो है ईस्ट्रोजन बनता है। क्लियर है?
Miren, testa gani? Very good. अच्छा इज दिस क्लियर? मैंने कर दिया म्यूट सबको। इज दिस क्लियर? कि एरोमेटाइजेशन कहाँ हो रही है टेस्टोस्टेरोन की? एमसीक्यू है, ये सेपरेट एमसीक्यू भी हो सकता है। ठीक है, सेल्स की अगर हम बात करें तो ग्रैनुलर सेल्स, अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ओवरीज में, एंड द एंजाइम इन्वॉल्व इज एरोमेटेज। ठीक है, और इनहिबिन जो है वो एफएसएच को जो है इनहिबिट कर रहा होता है। ये दोनों तो बहुत क्लियर है आपको, ग्रोथ हार्मोन वाले। एक और कर लेते हैं जी। ये तो बहुत सिंपल है जी, ये वाला 15, ये हमने कल किया है, एड्रिनल कॉर्टेक्स की सिंथेसिस ऑफ द डिफरेंट हार्मोन्स, ये भी और ये भी। उसके बाद हम जो है बैक टू अपने कंटेंट पे आ जाएंगे। 15 एंड 16, 12 का आंसर, 12 का आंसर आप लोगों ने कर दिया था ना। कौन ग्रोथ हार्मोन का इनहिबिशन कौन करता है? सोमैटोमेडिन करता है, रिमेंबर। नेगेटिव फीडबैक में सोमैटोमेडिन का दूसरा नाम क्या है? इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन का मोड ऑफ एक्शन क्या है? टायरोसिन काइनेज। ठीक है, जितने भी एंटी पिट्यूटरी के हार्मोन्स हैं जो कि एक्सिस के थ्रू काम करते हैं वो सारे के सारे साइक्लिक एमपी के हैं, एक्सेप्ट ग्रोथ हार्मोन एंड प्रोलैक्टिन। ठीक है, अच्छा जी। फिफ्टीन, ओके 15 का मिक्स रिस्पॉन्स आ रहा है अभी तक। एक ने ए कहा है, एक ने सी कहा है, और कोई आंसर करेगा? सी, ओके, एनीवन एल्स? सी, ओके, सो मेजॉरिटी इज सेइंग सी एंड सी इज करेक्ट। ठीक है, रिमेंबर कि जो है हाइड्रोक्सी प्रेगनेनोन से जो है DHEA बनता है, इसको हम DHEA कहते हैं। ठीक है, डिहाइड्रोक्सी एपी एंड्रोस्टेंडायोन। ठीक है, और यहाँ से एंड्रोजन की सीरीज जो है वो स्टार्ट होती है। सही, तो यहाँ पे जो है यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि एंड्रोजेनिक कंपाउंड्स नहीं बनेंगे लेकिन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स प्रोडक्शन होती रहेगी, तो इस वाले स्टेप में प्रॉब्लम होगा। ठीक है, ये अभी मैं पीछे जाती हूँ तो आपको दिखा भी देती हूँ। ये वाला स्टेप कौन सा है अभी मैंने डिस्कस किया? ये कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व है यहाँ पे? मैम यहाँ पे वो कौन सा? एरोमेटाइजेशन वाला। एरोमेटेज। ठीक है, और ये यहाँ पे कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व है? यहाँ पे कौन सा? टेस्टोस्टेरोन को डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन कन्वर्ट करने के लिए यहाँ कौन सा एंजाइम है? ये वाला भी बड़ा क्लिनिकली इंपॉर्टेंट है, मेडिसिन भी देते हैं हम प्रोस्टेटिक BPH की ट्रीटमेंट के लिए, इनहिबिटर इसका। ये एसेसरी ऑर्गन में हो रहा होता है ये वाला स्टेप ना। लेकिन ये एंजाइम कौन सा है? एंजाइम कौन सा है? 5 अल्फा रिडक्टेज। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन जो है 5 अल्फा रिडक्टेज से डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन बनता है, और ये एसेसरी ऑर्गन में होता है, जो प्रोस्टेट में हो रहा है। ठीक है, तो प्रोस्टेट की हाइपरट्रॉफी को रोकने के लिए हम 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर्स यूज करते हैं। ठीक हो गया? अच्छा, अब मुझे बताओ ये वाला स्टेप कौन एक्टिवेट कराएगा? फर्स्ट स्टेप, अब वी आर टॉकिंग अबाउट द एड्रिनल कॉर्टेक्स। ठीक है, एड्रिनल कॉर्टेक्स में जो है एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन बनने हैं, तो फर्स्ट स्टेप को कौन एक्टिवेट कराएगा? मैम ACTH इसको करेगा। यस, यस, वेरी गुड, ACTH करेगा। और ACTH जो है उसका मोड ऑफ एक्शन जल्दी से बता दो। एंटी पिट्यूटरी हार्मोन कैसे काम करते हैं? साइक्लिक एमपी। साइक्लिक AMP वाला साइक्लिक एएमपी मैकेनिज्म। से। ठीक है, साइक्लिक एएमपी से, वेरी गुड। ठीक है, तो हमारा एब्रिविएशन जो है वो फ्लैट चैम्प है। ठीक है,
जिसमें हमारे 4 एंटी पिट्यूटरी के हार्मोन है, बाकी दूसरे हार्मोन है, ठीक है, जिसमें फिर पैराथायराइड भी है, जिसमें फिर कैल्सिटोनिन भी है, ठीक है, लेकिन मेनली ये 4 हार्मोन है। क्लियर है ये? ठीक है, ये डिस्कस हो गया। अब ये वाला देखो 16। सिक्सटीन इज ओके, यस, ठीक है। सो 16 के अंदर क्या है, एसीटीएच के लेवल्स ज्यादा हैं, और जिसकी वजह से कुशिंग जो हो रहा है, तो दिस इज द प्राइमरी ओवर प्रोडक्शन ऑफ एसीटीएच। तो ये बेसिकली क्या हो सकता है, ये पिट्यूटरी एडिनोमा हो सकता है, ठीक है, ये पिट्यूटरी एडिनोमा जो है वो हो सकता है, ठीक है। अच्छा जी, ये वाला देखो जरा 18। 18 का आंसर फास्ट इतना ये मुश्किल तो नहीं है, ओके। आयशा ने ए कहा है, एनी अदर आंसर, एनीवन? ओके, Javeria is saying B, Hira is saying again A, ठीक है। Ali Raza is saying C, okay, फिर से again a mixed response, ठीक है, okay, okay, A again A, ठीक है। A is correct answer and why A is correct? अब जिन्होंने B C किया है वो जरा सुन ले, ठीक है। A क्यों है, ACTH बढ़ा हुआ है, ठीक है, ACTH बढ़ा हुआ है। अब ACTH दो तरह से बढ़ता है, या तो कुशिंग डिजीज हो, जैसे हमने प्रीवियस MCQ में किया, ठीक है, सही है, ठीक है। एसी, हाँ, आई एम राइट, यू आर राइट ताहिरा, कि ACTH इंक्रीज होता है कुशिंग डिजीज में, लेकिन ACTH उस वक्त भी इंक्रीज होगा जब उसको नेगेटिव फीडबैक से कोई इनहिबिट नहीं करेगा, तो ठीक है। तो अब ACTH इनमें से कोई कुशिंग डिजीज नहीं है, प्राइमरी एड्रिनल हाइपरप्लेजिया इज कुशिंग सिंड्रोम, ठीक है, इसमें नेगेटिव फीडबैक से ACTH कम ही होगा, सही है। उसके बाद अगर कोई ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स रिसीव कर रहा है किसी भी वजह से, ठीक है, वॉट एवर द रीजन, अगेन नेगेटिव फीडबैक से ACTH कम ही होगा उसका, ठीक है। एंजियोटेंसिन 2 का डायरेक्टली ACTH से कोई रिलेशन नहीं है। तो जब अगर जो है एड्रिनल कॉर्टिकल हॉर्मोन्स की इनसफिशिएंसी है, तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म काम नहीं करेगा और ACTH के लेवल्स इंक्रीज हो जाएंगे। इज दिस क्लियर, जिन्होंने बी और सी आंसर किया था या जिनके दिमाग में था, ठीक है। सो ACTH सिर्फ कुशिंग डिजीज में नहीं इंक्रीज होता, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म अगर काम नहीं करा, फॉर एग्जांपल इसका क्या मतलब है कि अगर जो है हाइपोथायराइडिज्म है, ठीक है, सेम यही रूल अप्लाई होगा, अगर हाइपोथायराइडिज्म है तो TSH के लेवल्स बढ़े हुए मिल सकते हैं, क्योंकि ये प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म है अगर, तो ठीक है। इसी तरह अगर एडिसन्स डिजीज है तो ACTH के लेवल्स बढ़े हुए मिल सकते हैं। अच्छा मुझे बताओ कि ये जो एडिसन्स डिजीज है इसका कॉमनेस्ट कॉज क्या होता है, अगर MCQ में आपसे पूछा जाता है, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ क्यों एड्रिनल कॉर्टेक्स डिस्ट्रॉय हो जाता है, जी एनीबॉडी, कॉज ऑफ एडिसन डिजीज, जी एनीवन?
ओके, ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन इज वन रीजन, एनी अदर रीजन? और क्या हो सकता है एड्रिनल कॉर्टेक्स का? राइट, ऑटोइम्यून इज वन रीजन एंड एनी अदर। अगर ऑटोइम्यून ना हो, दूसरा रीजन क्या हो सकता है एड्रिनल कॉर्टेक्स की डिस्ट्रक्शन का? एट्रोफी, यस, एडिसन इज एट्रोफी ना, चाहे वो ऑटोइम्यून से हो चाहे किसी और डिजीज की वजह से हो, तो एट्रोफी का कोई रीजन होगा ना। ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। एड्रिनल कॉर्टेक्स का टीबी भी होता है, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस। ऑटोइम्यून अगर नहीं है तो टीबी इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ जो है एडिसन डिजीज। क्लियर? फर्स्ट पे हमारे पास ऑटोइम्यून है एंड सेकंड इज द ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। अच्छा, ये वाला देख लो 24। ए, ए, ओके, इट्स क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। द आंसर इज ए के अलावा तो कोई और आंसर नहीं है किसी के दिमाग में? ओके, गुड। That's clear. Now 27. यस, हाइपरकैलेमिया होता तो ठीक होता। चूज अगर हमें करना होगा तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन पे हम हाइपरकैलेमिया चूज करेंगे एल्डोस्टेरोन के लिए, ठीक है। ट्वेंटी सेवन। जी, 27। इंसुलिन के इंजेक्शन से इनमें से कौन सा इफेक्ट जो है एक्सपेक्टेड है कि कौन सी चीज इंक्रीज होगी? एक सी, एक डी। आई वांट के इस पे सब कमेंट करें। ओके, डी, सी, डी, ओके, डी और सी पे कंसंट्रेशन है। ओके, अगेन डी, डी, ओके, सो मेजॉरिटी दे आर डी, ठीक है, डी इज करेक्ट। क्योंकि इंसुलिन जब हम देंगे तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस जो है वो एसिडिटी कम होगी, मीन एसिडोसिस कम होगा ना, सो पीएच वुड इंक्रीज, ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, ठीक है। यूरिन में भी, ब्लड में भी पोटेशियम के लेवल्स कम होंगे। रिमेंबर, इंसुलिन के साथ हम हमेशा जो है पोटेशियम को कंबाइन करते हैं बाद में, ठीक है, यानी इंसुलिन के साथ ही मीन्स उस ट्रीटमेंट रेजिम में पोटेशियम को कंबाइन करते हैं, बिकॉज के इंसुलिन जो है जब ग्लूकोज को सेल के अंदर लेके जाएगा तो पोटेशियम को भी ले जाएगा, ठीक है। तो इंसुलिन जो है वो हाइपोकैलेमिया करवाएगा, सही। और ब्रीदिंग रेट को वो क्या करेगा? यस, और ब्रीदिंग रेट को क्या करेगा? वो डिक्रीज करेगा। उससे पहले ब्रीदिंग रेट इंक्रीज था क्योंकि एसिडोसिस करेक्ट हो रहा था बाय कॉम्पनसेटरी हाइपरवेंटिलेशन, ठीक है। तो ये सारी चीजें कम होंगी, ब्लड की पीएच इंक्रीज होगी, ठीक है। 30।
यस। और कौन सा टायरोसिन काइनेज वाले एंजाइम्स हैं? ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। और ग्रोथ हार्मोन के जितना भी जिसके साथ ग्रोथ का नाम आएगा वो सारे के सारे टायरोसिन है। तो अगर इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर आता है उसका सेकंड मैसेंजर क्या होगा? टायरोसिन काइनेज। फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर का क्या होगा सेकंड मैसेंजर? टायरोसिन काइनेज, ठीक है। प्रोलैक्टिन का क्या होगा? टायरोसिन काइनेज, ठीक है। तो ये जो है सारे के सारे टायरोसिन काइनेज के थ्रू काम करते हैं, सही। और ये प्रोटीन इन नेचर ही है, ठीक है। अच्छा जी, ये वाला करो। इसको देखते हैं 33। इस एक सिनेरियो के साथ जो है वो 3 एमसीक्यूज रिलेट है। जी, आंसर दिया किसी ने? एक ही आंसर आया है। सी यहाँ पर द की पॉइंट इसके एडीएच देने से उसकी यूरिन की ऑस्मोलैरिटी चेंज नहीं हो रही। दिस इज द की पॉइंट इन दिस एमसीक्यू।
एक चीज, ठीक है। अच्छा, किसका आंसर दिया? 34 का ही। अच्छा, और क्या इसमें की पॉइंट क्या है? सीरम की ऑस्मोलैरिटी बढ़ी हुई है, इसके बावजूद यूरिन की ऑस्मोलैरिटी बहुत कम है, यानी बहुत डाइल्यूट यूरिन जो है वो सिक्रीट हो रहा है। ठीक है, अब इस पैरामीटर पे देखो क्या इस कौन कौन से आंसर मेरे पास आए हैं। ओके, 33 का आ गया। 32 का क्या होगा? यस हेरा, यू गॉट द पॉइंट। 33 का डी है, तो जो है अगर 33 का हम कहते हैं डी है, तो इसमें क्या होता है? कल हमने पढ़ा है ये एडीएच वाला, नेफ्रोजेनिक वाला, मैंने आपको करवाया था ये कल। इफ दिस इज नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस, तो इसमें क्या होगा? एडीएच के लेवल नॉर्मल होंगे कि इंक्रीज होंगे, ये मुझे बताओ। इन नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस में नॉर्मल होंगे। देखो, एक है सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है। सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस में एडीएच के लेवल्स जो है वो कम होते हैं, ठीक है, क्योंकि एडीएच सिक्रीट ही नहीं हो रहा, ठीक है। उसमें हम एडीएच का एनालॉग देंगे तो वो काम करेगा, ठीक है। यहाँ पे जो है नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस के अंदर एडीएच के लेवल्स, यस, बिकॉज द प्रॉब्लम इज इन द रिसेप्टर, तो एडीएच के लेवल क्या होंगे? यस, दे वुड बी इंक्रीज बिकॉज द प्रॉब्लम इज इन द रिसेप्टर, तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म उसको लोड तो नहीं कर रहा। इन नेफ्रोजेनिक इट्स इंक्रीज and it's not functioning because the receptors they are absent, ठीक है। सो द इंक्रीज ऑस्मोलैरिटी, इसका करेक्ट आंसर देखो। अब इसके ऑप्शंस आप देखते हैं। अब उन्होंने एडीएच के लेवल पे कमेंट करवाने को कहा है। अगर इफ वी कैन रीच के इट्स नेफ्रोजेनिक, हाउ वी कैन रीच इट इज नेफ्रोजेनिक, क्योंकि एडीएच जो है अगर नहीं हो, फॉर एग्जांपल अगर ये सेंट्रल होता, ठीक है, हाउ वी डिफरेंशिएटेड के इट्स सेंट्रल और इट्स नेफ्रोजेनिक, ठीक है, बाय दिस स्टेटमेंट, ठीक है। दिस स्टेटमेंट क्लियरली शोइंग दैट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एडीएच डज एनालॉग डज नॉट चेंज द यूरिन ऑस्मोलैरिटी, that means the problem is not in the ADH secretion, the problem is in the receptor, ठीक है, सही है। तो the main serum ADH level is decreased because excessive water drinking has suppressed it is not related with the excessive water drinking, you can appreciate कि कितनी osmolarity और कितनी इसकी osmolarity है, ये ज्यादा है, ठीक है, ठीक है। 310 इज नॉर्मल, हम कितना लेते हैं? 297 मिली ऑस्मोल, ठीक है, टू 300। दूसरा क्या है? डिक्रीज बिकॉज हिज पोस्टीरियर पिट्यूटरी नॉट सिक्रेटिंग एडीएच, ये कब होता? जब यहाँ पे होता कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एडीएच एनालॉग ने जो है वो क्या किया? यूरिन को कॉन्सेंट्रेट कर दिया। इफ इट मेक द यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड देन दिस इज द सेंट्रल डायबिटीज, ठीक है, क्लियर है। if if it doesn't happen in this scenario, that means के it is increase। अब दूसरा क्या होता है? it increase because osmolarity ने ADH को तो increase किया, मगर ADH बेचारा काम ही नहीं कर पा रहा because the receptors नहीं है, ठीक हो गया। अच्छा, अब मुझे बताओ जल्दी से कि कौन से रिसेप्टर्स होते हैं? एडीएच के दो रिसेप्टर्स हैं, और कौन से रिसेप्टर कैसे काम करते हैं? V1 कहाँ होते हैं, V2 कहाँ होते हैं? मोड ऑफ एक्शन जल्दी से रिवाइज कर लो। एडीएच का दूसरा नाम क्या है? वेजोप्रेसिन। V1 क्या करते हैं? V1 कैम्प से काम करते हैं। V1 कौन से हैं? पहला काम एडीएच पहले जल्दी से कौन सा काम करता है? हाँ, एडीएच जल्दी से कौन सा काम करता है? वेजो कंस्ट्रिक्शन। तो पहला नंबर पे कौन आया? V1, ठीक है। और वेजो कंस्ट्रिक्शन कैसे होगी? हमेशा याद रखो, जब भी कहीं वेजो कंस्ट्रिक्शन हो रही होगी तो जो पाथवे है वो IP3DAG है, क्योंकि ये कैल्शियम को इन्वॉल्व करता है, ठीक है। सो IP3DAG जो है वो V1, ठीक है, और V2 हमें पता ही है एंटी पिट्यूटरी का हार्मोन है, वो कैम्प के थ्रू। क्लियर है? इज दिस MCQ क्लियर?
अब यहाँ पे रिसेप्टर्स काम नहीं कर रहे हैं, तो अगर हम जो है एनालॉग देंगे, ये कुछ देंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम क्या देंगे, हम उसको जो है हाफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नॉर्मल सलाइन देंगे, जिससे उसकी ऑस्मोलैरिटी जो है वो प्लाज्मा की कम हो सके, प्लाज्मा डाइल्यूट हो सके। इज दिस क्लियर? अच्छा, अब हम थोड़ी देर में डिस्कनेक्ट होने वाले हैं, तो आप मुझे बता दो कि